तो चलिए गाइस, फिर ये पार्ट 2 है हमारा किसका, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो हम लोगों ने कर ली हैं। लाइक हम लोगों ने बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है ये सब कुछ पता कर लिया था। कोऑर्डिनेशन नंबर ये तो सब पता ही चल गया था हम लोगों को। ठीक है, चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या बेसिकली है। एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, द coordination number of a metal ion in a complex can be defined as the number of ligand donor atom to which the metal is directly bonded। मतलब सिंपल है कि जो सेंट्रल मेटल होता है उसको कितने लीगेंड अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 6 मान लो उसको लिगेंड उसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो उसका जो उस मतलब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पल दी है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इससे इसको थोड़ा याद करें, डायरेक्टली यहाँ पे है, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली। इन द कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पे लिखा है प्लेटिनम और क्लोरीन के पास में 6 एटम हैं और जो कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर हैं और -2 चार्ज है। तो -2 अभी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। एंड यहाँ पे आप देखो तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 है ना, 4 हो जाएगा। देखो लिखा है 6 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली इन द कॉम्प्लेक्स आप ये थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये देखो ऑक्जिलेटो है C2O4। ऑक्जिलेटो होता है बाइडेंटेट, तो 3 को बाहर हैं और बाइडेंटेट है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ देखो इन भी क्या है, बाइडेंटेट है, तो 3 बाहर हैं, अंदर क्या है 2 है 3 दूनी 6, तो दोनों के क्या हो जाएंगे 6 यहाँ पे देखो। और लिखा भी यहाँ पे क्योंकि इन और जो ऑक्जिलेटो हैं ये कैसे हैं, डाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट लिगेंड है। ये भी आपको क्लियर हो गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तो एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, शायद यही क्वेश्चन आया था, ये वाला इन्होंने दे दिया था और पूछा था बताइए अगर जो x रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर को और y रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर को, क्लियर। या ऐसे उन्होंने दिया था कि x रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी वैलेंसी को और y रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी वैलेंसी को, तो बताइए x प्लस वाई क्या होगा। ये आप PYQ एक बार चेक कीजिए, आपको मिलेगा क्वेश्चन ये वाला। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर डायरेक्टली दे देगा कि ऑक्सीडेशन नंबर x है और y क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो दोनों का जोड़ बताइए। समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन गाइस है। अगला यहाँ पे देखो अगला यहाँ पे दिया है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम आयन इज डिटरमाइन ओनली बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद द सेंट्रल एटम या फिर आयन। ठीक, पाई बॉन्ड इफ फॉर्म्ड बिटवीन द लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल आर नॉट काउंटेड फॉर दिस पर्पस। कोऑर्डिनेशन नंबर में सिर्फ और सिर्फ जो बॉन्ड गिने जाएंगे वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। ये बात एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दी है, और लिख दी है तो ब्रह्मा की लकीर है, मतलब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में जो भी बॉन्ड बनेंगे लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में वो सारे सिग्मा बॉन्ड वाले काउंट किए जाएंगे। अगर जो पाई बॉन्ड उसमें है तो भैया पाई बॉन्ड आपको काउंट नहीं करने हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड। अब मान लो एक स्ट्रक्चर आपको बना के दे दी जाए, जैसे यहाँ पे बीच में M है और इसको ऐसे 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 और एक यहाँ पे ऐसे साथ में डॉटेड लाइन दिखा दी जाए, और यहाँ पे ये L1 L2 L3 L4 ऐसे मान लो आपसे पूछ लिया उसने, इस टाइप से स्ट्रक्चर दे दी और पूछ लिया कि बताओ इसमें कितने कोऑर्डिनेशन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो डेटिव बॉन्ड है ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब इनको सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, तो इसको मत काउंट कर लेना। मतलब डबल बॉन्ड जो जहाँ भी होगा तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। डबल बॉन्ड किस में बनता है, पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड में बनता है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होता है, जहाँ पाई बॉन्ड होता है, क्लियर। तो उसको काउंट नहीं करना है, केवल यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और ये लिगेंड हमारे 4 यहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्लियर है, समझ में आया, ओके। बाकी देखो कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है समझ लो, जब बेसिक पढ़ा रहे तो पूरा समझ लो। द सेंट्रल एटम या आयन एंड लिगेंड अटैच टू इट आर इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट।
ठीक, सेंट्रल मेटल अभी जो बताया था, कलेक्टिवली टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अभी बताया था हमने कि जो भी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, जो भी चीज़, वो सब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द आयोनाइजेबल ग्रुप आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट एंड आर कॉल्ड काउंटर आयन। ये सब बातें हो चुकी हैं, बार बार इसको कोई मतलब नहीं इसका बनता। ये कुछ फिगर आप देख लीजिए यहाँ पे, ये फिगर आप देख लीजिए जल्दी से। ठीक, मैंने आपसे बताया भी था। ठीक है, बस यही सब चीज़ें आपको पढ़नी इसमें है। फिर से बता देता हूँ, देखो ऑक्टाहेड्रल होगा तो हमेशा इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। समझ में आ गया। स्क्वायर टेट्राहेड्रल सभी लोग जानते हैं क्या होता है, sp3। स्क्वायर प्लेनर होगा तो क्या होगा, dsp2 होगा। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगा, सब लोग जानते हैं कितना होता है, sp3d होता है। बस ये देखो, यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी, बस ये नहीं पूछा है, अभी तक पूछा नहीं गया है, बस ये आपको ध्यान रखना है। sp3 dsp2, तो sp3 होगा टेट्राहेड्रल, dsp2 होगा स्क्वायर प्लेनर, sp3d2 d2sp3 ये होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वही बनाएंगे जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की इन्होंने बात की है, तो ऑक्सीडेशन नंबर अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सेंट्रल मेटल पे पूछा जाता है तो इसको मान लो x, ठीक है, प्लस 4 क्योंकि देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर 4 से मल्टीप्लाई जो भी करना है। Cn है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, ध्यान देना, तो -1 क्योंकि एक Cn पे -1 चार्ज होता है, और साथ में ये -3 और बराबर क्या हो जाएगा, 0 शून्य। तो ये 4 कम 4, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4 और ये -3, है ना, यही तो है। एक सेकेंड देखो गलती हो गई बाबू, गलती हो गई। देखो फिर से देखो, ये हो गया x, यहाँ पे ये 4 प्लस और यहाँ पे ये -1। ये गाइस जो होता है ये बराबर जो होता है, बराबर के -3 ऐसे लिखा जाता है, इस टाइप से लिखा जाता है। अगर जो यहाँ पे कोई काउंटर आयन प्रेजेंट होता तो उसकी वैल्यू साथ में लिखते हैं प्लस के, तब वो बराबर में नहीं लिखते हैं। लेकिन ये जो वैल्यू है ये बराबर है, मतलब जितना चार्ज, मतलब कहने का सिंपल क्या है, जितना चार्ज इस वाले सेंट्रल मेटल पे है उतना चार्ज यहाँ पे शो किया जाता है, ये बात होती है। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे इसको तो हम लोग जब इसका आंसर निकालेंगे तो ये -3 और ये +4, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा +1। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी है, +1 है, ये देखो। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। तो 4 1 5 क्या हो जाएगा, ये 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सिंपल सा। तो वैसे आप लोग निकाल सकते हो, क्लियर है। इसके बाद में होमोलिप्टिक क्या होता है, एक बार नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन अभी शायद 2024 में पूछा गया था। होमोलिप्टिक का मतलब होगा सारे लिगेंड सेम लिगेंड सभी। और हेट्रोलिप्टिक क्या हो जाएगा, जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो, जैसे यहाँ अमोनिया है, क्लोरीन, बस यही आपको ध्यान देना है, ठीक। अगर एक काइंड के लिगेंड है, 1 काइंड के लिगेंड है जो कि सेंट्रल मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे होमोलिप्टिक। और हेट्रोलिप्टिक क्या हो जाएगा, इसमें 2 डिफरेंट टाइप के हों। अब ये नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर गाइस होप आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, कि कोई दिक्कत है। अगर जो भाई देखो, अगर जो पढ़ रखा है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये बहुत आसान टॉपिक है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये आप पढ़ के क्या जाइए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। देखिए चलिए इसके रूल्स पढ़ देते हैं, ठीक है, रूल्स इसके पढ़ देते हैं, बाकी आप लोग थोड़ा सा देख लेना इसमें। वैसे पढ़े होगा आप लोगों ने, क्योंकि आसान भी है। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर है, सेंट्रल एटम जो है उसको पहले लिखते हैं हम लोग हैं। तो सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल क्या होता है वो बता दिया हमने, उसका नाम पहले लिखते हैं, ठीक। जैसे कॉपर और अमोनिया 6 हैं, साथ में क्लोरीन बाहर है, तो कॉपर को पहले लिखेंगे। द लीगेंड आर बिन लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। अब देखो लीगेंड जो है उसको बाद में लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया भाई, अगर जो कोई हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स,
तो उसमें तो हम लोग वाटर देखेंगे ना, वो चीज़ है। द प्लेसमेंट ऑफ ए लीगेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज। चार्ज की मतलब नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी मतलब होती है, किसका मतलब होता है, उसके ऊपर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे अमोनिया प्रेजेंट हो गया है ना, और साथ में वाटर प्रेजेंट, तो किसको पहले लिखोगे भाई? अमोनिया की स्पेलिंग क्या होती है? AMM ऐसे होती है। और वाटर क्या लिखा जाता है? एक्वा लिखा जाता है। क्या? एक्वा। तो पहले एम आता है कि, देखो ए तो सेम होगा दोनों का, है ना, तो पहले एम आएगा कि क्यू आएगा? तो पहले भाई क्यू आएगा, एम आएगा। तो अमोनिया को पहले लिख देंगे, समझ लो। जैसे मान लो सेंट्रल मेटल है कॉपर, अमोनिया और वाटर दोनों प्रेजेंट है उसमें, तो पहले क्या लिखेंगे? कॉपर लिखेंगे, COPPER, कॉपर लिख दिया। फिर हमने क्या लिख दिया? अमोनिया लिख दिया। क्या लिख दिया? अमोनिया लिख दिया। देन एक्वा लिखेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल पहला वाला जो लेटर है ना सेम हो गया है, दूसरा वाला फिर चेक करते हैं, ये बात है यहाँ पे, ठीक। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद में पॉलीडेंटेट लिगेंड आर आल्सो लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली। अब देखो पॉलीडेंटेट कैसे लिखे जाएंगे? अल्फ़ाबेटिकली, ये भी। इन द केस ऑफ एब्रीविएटेड लिगेंड, जैसे कि एथिलीन डाइम, एथेन 1,2 डाइमीन वाला है ना, तो उसको इन लिखते थे। द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीविएशन इज यूज टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द लिगेंड इन द अल्फ़ाबेटिकल। अब जैसे इन दिया है और ऑक्सिलेटो है, ठीक है, तो पहले कौन आएगा? इन आएगा, तो पहले इन लिखेंगे, बाद में वो लिखेंगे। समझ रहे हो ना? ये चीज़ यहाँ पे बोली इन्होंने। चलो आगे देखते हैं। द फार्मूला ऑफ द इंटायर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी वेदर चार्ज्ड आर नॉट इज इनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट वे लिगेंड आर पोली एटॉमिक। दियर फार्मूला आर इनक्लोज इन पैरेंथेट लिगेंड एब्रीविएटर आर आल्सो इनक्लोज इन द पैरेंथेट। ठीक है, अभी इसको समझते हैं इस पॉइंट को। देखो इन्होंने जो बोला है ना, ये पॉली एटॉमिक, ठीक है। द फार्मूला फॉर द इंटायर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी वेदर चार्ज्ड आर नॉट इज इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब इन्होंने कहा कि जो भी होगा वो सब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। ठीक, अभी समझते हैं इस पॉइंट को, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन लिगेंड एंड मेटल विद एन कोऑर्डिनेशन स्पेस। मतलब स्पेस नहीं रखनी है आपको, जैसे एकदम चिपक के लिखना है। देखो यहाँ पे चिपक के लिखा है गया। अब ये नहीं जैसे कोबाल्ट यहाँ पे लिख दिया आपने और साइनाइड आपने यहाँ पे लिख दिया इस टाइप से, ठीक है, ये नहीं करना है। इसके पास ही यहाँ लिखना है आपको, ये चीज़ है। तो ये IUPAC ने रूल निकाले हैं, तो वही रूल फॉलो करने पड़ेंगे। चलो आगे देखते हैं। When the formula of a charge coordination entity is to be written without that of the counter ion, the charge is indicated outside the square bracket as right superscript with the number before the sign। नंबर पहले लिखना है, साइन बाद में लिखना है। ये भी तरीका लिखने का है भाई। मतलब अगर जो कोई कोऑर्डिनेशन एंटाइटी चार्ज है, तो टोटल जो चार्ज प्रेजेंट है उस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का, तो वो हम लोग राइट साइड में लिखेंगे सुपर स्क्रिप्ट में। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर लिखना है ना। सुपर स्क्रिप्ट में लिखेंगे और पहले नंबर लिखेंगे, देन हम लोग क्या लिखते हैं? चार्ज लिखते हैं। जो भी चार्ज, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस है तो पहले नंबर लिखा, बाद में क्या लिखा? प्लस चार्ज दिखा दिया हम लोगों ने। इस टाइप से ये काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यही सब चीज़ें हैं। अगर जो दे दिया 2-4 फार्मूले और बोलेंगे बताइए इसमें से कितने गलत हैं, तो क्वेश्चन देखो बनाने को कुछ भी बना सकते हैं। अब इसी पॉइंट को उठा के वो क्वेश्चन बना देंगे। मान लो 4-5 उन्होंने कोऑर्डिनेशन एंटाइटी आपको लिख के दे दी, एक में चार्ज को पहले लिख दिया, नंबर को बाद में लिख दिया, ठीक है, फिर 6-7 फार्मूला लिख दिया, बाद में पूछे हाउ मेनी इनकरेक्ट। ठीक, तो देख लीजिए आप। द चार्ज ऑफ द कैटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ एनायन। तो ये बात तो जग जाहिर है, जो भी कैटायन का चार्ज है वो एनायन के चार्ज से बैलेंस किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, तो समझ लो इस चीज़ को। अच्छा देखिए, वैसे हमारे हिसाब से आप लोगों ने किया होगा तो इसको थोड़ा सा रहने देते, क्योंकि जो हम लोगों ने पॉइंट अच्छे वाले थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ इतना तो कर लीजिए। थोड़ा हमारा यहाँ पे आइसोमेरिज्म पढ़ाने का मन कर रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक बार नीट में आया हुआ है, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग देख के जाइए। थोड़ा सा एक्सेप्शन मिलेगा आपको, थोड़ा सा इसको रट डालिए कैसे भी करके। दोनों सिल्वर यहाँ पे जो है वो 1 में है, ध्यान देना, दोनों सिल्वर 1 में है
ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ध्यान देना। ठीक, चलो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेते थोड़ा यहाँ पे। आइसोमेरिज्म क्या होती है, चलिए। आइसोमर आर टू आर मोर कंपाउंड दैट हैव द सेम केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या है सबका, सेम, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। अरेंजमेंट के एटम जो होगा वो डिफरेंट होगा स्पेस में, स्पेशियल अरेंजमेंट, समझ रहे हो ना। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इस एटम दे डिफर इन वन आर मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। टू प्रिंसिपल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आर नोन अमंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक कौन सा होगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दूसरा कौन सा होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दो टाइप की हमको पढ़नी है। ठीक, स्टीरियो और स्ट्रक्चरल, मतलब स्टीरियो और स्ट्रक्चरल। तो स्टीरियो में कौन कौन सा है, जियोमेट्रिकल है, ऑप्टिकल। स्टीरियो में दो टाइप की पढ़नी है। ठीक है, फिर से समझ लो, दो टाइप की आइसोमेरिज्म होती हैं, स्टीरियो और स्ट्रक्चरल। तो स्टीरियो में हमको दो टाइप की पढ़नी है, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ध्यान देना। स्ट्रक्चरल में हमको पढ़नी है टोटल 4, कौन कौन सी, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन, सॉल्वेट। इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रेटेड। कोचिंग वाले अधिकतर इसको हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म पढ़ाते हैं। एक बार इसका क्वेश्चन आ गया सॉल्वेट लिख के आ गया तो कई लोग इसमें जो है कच्चा खा गए थे बेटा। तो एनसीईआरटी फॉलो करो, स्टैंडर्ड बुक है, क्योंकि पेपर इसी से बनेगा आपका। एनसीईआरटी ही स्टैंडर्ड बुक है। और अगर जो आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टीरियो आइसोमर, देखो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा चैनल को खोजने में आसानी मिलती है और थोड़ा सा हमको भी मनोबल प्राप्त होता है, क्योंकि वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए और कंटेंट बेहतरीन छांट के लाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक, चलिए। स्टीरियो आइसोमर हैव द सेम केमिकल फार्मूला एंड केमिकल बट बॉन्ड। केमिकल फार्मूला, केमिकल बॉन्ड से, बट दे हैव डिफरेंट स्पेशल मतलब आकाशीय, जो इनकी अरेंजमेंट होती है आकाश में या 2D या 3D में, थोड़ा सा इनका क्या होता है, फर्क होता है एटम के अरेंजमेंट में। स्ट्रक्चरल आइसोमर हैव डिफरेंट बॉन्ड। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं, उनके डिफरेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक, ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दीज आइसोमर आर गिवन बिलो। देखो जियोमेट्रिकल में जो भी गाइस है सब एनसीईआरटी में गिवन है। क्या है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज इन हेट्रोलिप्टिक। पहले एक क्लू मिल गया आपको। जियोमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म होगी ये हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में आपको देखने को मिलेगी, होमोलिप्टिक में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये बात पहले ही आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब दो टाइप के लिगेंड होने बहुत ज़रूरी हैं। ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस बिहेवियर आर फाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन कैसे हो, हेट्रोलिप्टिक। इन ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द फार्मूला MX2L2। तो X और L यहाँ पे क्या है, यूनिडेंटेड, ध्यान देना। द टू लिगेंड्स X मे बी अरेंज्ड एडजेसेंट टू ईच अदर इन सिस आइसोमर और अपोजिट टू ईच अदर इन ए ट्रांस आइसोमर। ठीक, तो सिस और ट्रांस यहाँ पे MX2L2 में देखने को मिलता है। यहाँ पे दिया है कि अदर स्क्वायर प्लेनर किसमें होता है, स्क्वायर प्लेनर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। कितनी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MABXL। सभी कैसे हैं, यूनिडेंटेड। सो 3 आइसोमेरिज्म, 2 सिस एंड 1। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ये वाला कंपाउंड देके आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अब यही नहीं पूछेगा आपसे, हो सकता है M दे दे, हो सकता है क्या दे दे, M दे दे, साथ में आपको दे दे अमोनिया, साथ में आपको दे दे क्लोरीन, साथ में आपको दे दे फ्लोरीन, साथ में आयोडीन। सबको बंद कर दें और पूछ ले आपसे, बताइए इसमें कितने सिस बनेंगे, कितने ट्रांस बनेंगे, या टोटल इसके कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे। ठीक, तो आप बोलोगे 3 बनेंगे। कितने बनेंगे, 3। इसमें 2 सिस और +1 ट्रांस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा गाइस, डायरेक्ट याद कर लेना, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। यू मे अटेम्प्ट टू ड्रॉ दीज स्ट्रक्चर। आप इसको बना के देख सकते हैं, एक बार चेक करके देख सकते हैं। सिस कैसे होगा, सिस का मतलब 2 सेम ग्रुप, सेम या सेम फिजिकल प्रॉपर्टी या सेम एटॉमिक नंबर वाले, मतलब मिलते जुलते एटॉमिक नंबर वाले। अब सेम एटॉमिक नंबर थोड़ी देख लोगे इसमें भाई, लगभग जैसे मान लो 1 का 19 है, 1 का 20 है ना, 1 का 19 है, तो वो तो थोड़ा क्लोज रहेंगे ना, तो वो सिस वाले अरेंजमेंट हो जाएंगे।
और जो थोड़ा दूर दूर जैसे एक 19 से 1 का 40 है तो वो दूर हो जाएंगे, तो मतलब वो मतलब जो डायगोनली होंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये एफ है, यहाँ पे इसको हमने आयोडीन मान लिया, तो ये डायगोनली जो होंगे अपोजिट, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। क्लियर है, ये चीज़ है, इसे बना के देख लेना एक बार अपने आप। चलिए, सच आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल फॉर अ टेट्राहेड्रल geometry but similar behavior is possible in octahedral complex of formula mx2l4 in which two ligand x may be oriented cis or trans to each other। इन्होंने बोला है कि ये चीज़ें आपको टेट्राहेड्रल में नहीं देखने को मिलेगी, मतलब टेट्राहेड्रल जो है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करता है, सो है सिर्फ स्क्वायर प्लेनर में आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान देना, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, ठीक है। और ये वाला आपका है जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा mx2l4, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, ये चीज़ फिगर देख लीजिए यहाँ पे, ये देखो 2 क्लोरीन है, 2 अमोनिया है, एक साइड में हो गई, एक साइड में हो गए हैं अमोनिया, तो ये क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा। लेकिन देखो ये देखो अमोनिया डायगोनली है, यहाँ पे क्लोरीन डायगोनली रख के देख ली इन्होंने। आपको तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं कि आप कहाँ पे इसको रख सकते हो, नहीं बनती है ना, तो जब नहीं बनती है तो बस 2 ही बनेंगे इसके जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये क्या है, ये है गाइस सिस, ये देखो प्लेटिनम, ये वाला कंपाउंड है, ठीक, समझ में आ गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस प्लेटिन एक प्रकार का एंटी कैंसरस वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। सिस प्लेटिन एंटी कैंसरस है, ठीक। चलिए, अब इसका देख लो, ये वाला जो इन्होंने कहा था, ये वाला, ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इसके देखो यहाँ पे 2 बन गए, एक सिस बन गया, एक ट्रांस बन गया। सिस में क्या होगा, ये देखो, क्लियर है, ये देखो, ये देखो, क्लियर है ये चीज़। और ट्रांस में क्या हो गया, देखो दोनों क्लोरीन, ये देखो दोनों अमोनिया। अब इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते हो, जब नहीं बना सकते हो तो 2 ही इसके बनेंगे, ठीक। चलो, इन्होंने कहा है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होती है आल्सो अराइज इन बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे लिखे हैं, एल इन के बारे में यहाँ पे बोला है, ऑल आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला mx2ll2। ये चीज़, ये देखो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, mx2ll, मतलब एक यहाँ पे यूनिडेंटेट लिगेंड है, एक यहाँ पे क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड ये इस टाइप से यहाँ पे, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। Another type of geometrical isomerism occur in octahedral coordination entity of the type MAB3, like यहाँ पे geometrical isomerism, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। If 3 donor atom of the same ligand occupy adjacent position at the corner, 3 donor atom of the same ligand, 3 सेम ligand है, ठीक, occupy adjacent position at the corner of the octahedral face, we have facial या फैक आइसोमर। मतलब यहाँ पे ये देखो ये 3 एडजासेंट सेम डोनर एंटाइटी हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक या फेशियल। ये देखो, समझ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज़बरदस्ती में क्वेश्चन को हिला नहीं पाता वहाँ पे। वेन द पोजिशन आर अराउंड द मेरिडियन पोजिशन, मेरिडियन पोजिशन ये वाली मेरिडियन पोजिशन, ठीक, ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वी गेट मेरिडियनल यानी मर आइसोमर, फैकोमर, 2 टाइप के आइसोमर आपको जियोमेट्रिकल में और पढ़ने को मिलेंगे, याद कर लीजिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ठीक, कोई बताएगा नहीं आपको। इसका अरेंजमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ठीक, ये देखो। चलिए, वाई इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, अभी क्वेश्चन हमने बोला था, हैविंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल मेटल आयन। अगर जो 2 डिफरेंट टाइप की यूनिडेंटेट लिगेंड है तब भी हमें टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलती, ये बात आप समझ सकते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज
द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द यूनिडेंटेड लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम आर द सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। समझ रहे हो, टेट्राहेड्रल का आप लोग स्ट्रक्चर को ड्रा करो तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल होगा इस टाइप से कुछ उसका अरेंजमेंट होता है। जैसे कि मान लो आपने अमोनिया लिखा, ठीक, एक अमोनिया यहाँ पे लगा दिया, ठीक, एक यहाँ पे क्लोरीन, एक यहाँ पे क्लोरीन। अब इसमें गाइज आप ये नहीं बता सकते हो, इसका स्पेशल अरेंजमेंट ही आप नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ पे हमको क्या रखना है, ठीक है। तो इसीलिए ये रिलेटिव जो इसकी पोजीशन भी कहा जाता है, रिलेटिव पोजीशन यूनिट अटैच टू सेंट्रल आर द सेम। अब कहाँ आप रखोगे, जैसे मान लो इसको उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया, क्लियर, और Cl को यहाँ पे लगा दिया, ये Cl उठा के यहाँ लगा दिया, Cl को यहाँ लगा दिया, अमोनिया को उठा के यहाँ लगा दिया, ये अमोनिया यहाँ पे लगा। आप बताइए रिलेटिव पोजीशन क्या सेम हो रही? भाई सारे बॉन्ड तो क्या है, ये सेम ही है, इस टाइप से सारे बॉन्ड क्या है, सेम ही है, क्लियर है। तो कोई पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है ना, और जब पोजीशन में फ़र्क नहीं कहा जा रहा है तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल कंपाउंड में देखने को नहीं मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको याद करके रखना आप लोग, ठीक। चलिए इससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये जो सिंपल वाली डेफिनेशन है, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछते हैं, इसको थोड़ा खत्म करने की कोशिश करते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड मैंने दो टाइप के बताए थे, NO2 बताया था और HCN बताया था, है ना, याद है। तो ये या तो मतलब एम्बीडेंटेड लिगेंड में ये देखने को मिलेगा, बस यही इसकी पहचान है, क्या ध्यान देना गाइस, ठीक है। चलिए यही जहाँ पे मिल जाए वही लिंकेज होगी। लिंकेज कहाँ होगी? जहाँ पे एम्बीडेंटेड होगा। बाइडेंटेड नहीं कर देना, बाइडेंटेड में दिक्कत हो जाएगी, जैसे इन लिखा है वो नहीं करना है आपको, एम्बीडेंटेड देखना है वहाँ पे, ठीक है। चलिए कोऑर्डिनेशन में क्या होता है ये पढ़ना। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द कैटायनिक एंड एनायनिक एंटाइटी ऑफ डिफरेंट मेटल आयन प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स, ठीक, मतलब इंटरचेंज यहाँ पे करना है लिगेंड का। एन एग्जाम्पल प्रोवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो ये मान लो है यहाँ पे, ठीक, ये इन विच यहाँ पे लिखा है, इन विच क्या लिखा है, अमोनिया लिगेंड आर बाउंड टू CO3 एंड CN लिगेंड आर बाउंडेड टू Cr, ठीक, ये बात है। CN किससे? Cr के साथ में। इन दिस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म CrNH3 6 कोबाल्ट और ये इन द अमोनिया लिगेंड आर बाउंड टू Cr, ठीक, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, एंड CN लिगेंड टू कोबाल्ट, तो इसको इंटरचेंज कर दो, बस ये ऐसे कर दो, मतलब इसका इसको दे दो, इसका इसको देते रहो, एक एक करके निकालते रहो, तो ये आपको पता चल जाएगा। भाई एक एक करोगे तो कैसे निकलेगा? ऐसे निकालना है तुमको, मतलब इसको ऐसे निकालना है बाबू सोना लोगों, इसको ऐसे निकालना है। यहाँ पे NH3 है तो इसको जब निकालोगे तो इसमें 5 NH3 के बचेंगे, एक CN डाल दो यहाँ पे, एक अमोनिया यहाँ पे डाल दो, ऐसे बनाते रहो, तो धीरे धीरे क्या होगा, सारे के सारे अमोनिया इसको मिल जाएंगे और सारे के सारे CN इसको मिल जाएंगे। और ये कैलकुलेट करना ये कितनी बार प्रोसीजर आपने किया है, क्योंकि एक बार शायद JEE मेंस में पूछ लिया गया था कि कितने इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमेर बनेंगे। समझ में आ गया? लिंकेज में समझ में आ गया। एम्बीडेंटेड लिगेंड आपको देखना है, NCS और ONO देखना है। कोऑर्डिनेशन में अभी बता दिया हमने, ठीक। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन की। आयोनाइजेशन में क्या होगा, नामी से है, जो भी होगा ये काउंटर आयन ये एक्सचेंज होगा आपस में, ध्यान से पढ़ना। दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज व्हेन द काउंटर आयन इन ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज इटसेल्फ अ पोटेंशियल लिगेंड and can displace a ligand which can then become the counter ion. An example is provided by the, मतलब इनका देखो यहाँ पे सिंपल है कहने का, ये देखो इतनी पोटेंशियल इसके पास आ जाती है कि ये क्या करता है कि अंदर के लिगेंड को बाहर धकेल के ले जाता है और ये स्वयं अंदर क्या होता है, चला जाता है। ये काउंटर आयन का खतरनाक रोल यहाँ पे सिद्ध होता हुआ प्रतीत होता है कि काउंटर आयन कितना खतरनाक हो सकता है। कि आयोनाइजेशन में क्या होता है, फिर से समझ लो कि जो काउंटर आयन होता है ये अंदर की जो एंटाइटी होती है इसको खिसका के बाहर कर देता है और ये खुद बाहर चला जाता है। इतनी ताकत इसके अंदर होती है। देखो इसके दो आइसोमेरिज्म, ये देखो ये Br अंदर घुस गया और सल्फेट को एक बाहर निकाल रहा है, समझ रहे हो ये चीज़ यहाँ पे। तो ये आयोनाइजेशन हो गया। सॉल्वेट या इसी का नाम देखो हाइड्रेटेड भी है, ठीक।
नीट में फिलहाल सॉल्वेट पूछा गया था, ध्यान देना। दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म इन केस वेयर वाटर इज इन्वॉल्व एज सॉल्वेंट। वाटर यहाँ जरूर प्रेजेंट होगा। दिस इज सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये लगभग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मतलब जो भी आपने पढ़ी है वैसी होती है। ठीक, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कौन सी आइसोमेरिज्म इसके हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म के सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये सॉल्वेट आइसोमर डिफर बाई वेदर आर नॉट अ सॉल्वेट मोलिक्यूल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल आर मियरली प्रेजेंट एज फ्री सॉल्वेंट मोलिक्यूलिन द क्रिस्टल लैटिस। ठीक, एन एग्जाम्पल इज प्रोवाइडेड बाई एक्वा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखो ये वायलेट है एंड इज सॉल्वेट आइसोमर। यहाँ पे देखो सॉल्वेट का मतलब क्या हो गया, जैसे वो था बिल्कुल सेम, ये बाहर आ जाएगा भाई वाटर, और ये वाला लिगेंड जो है अंदर घुस जाएगा। समझे, जैसे आयोनाइजेशन नहीं था, वो काउंटर आयन के पास इतनी ताकत थी कि वो अंदर की लिगेंड को बाहर ले आता था, है ना, और खुद अंदर चला जाता था। वैसे ही तो है, ये वाटर जो है ये बाहर आ जाएगा और ये काउंटर आयन अंदर चला जाएगा। ये सॉल्वेट होता है। इसका बना के आप देख सकते हो आराम से। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा जो अभी हमने डिस्कस किया, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक डिस्कस किया, बहुत 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 ज़बरदस्त टॉपिक डिस्कस किया। यहाँ पे ये देखो, गिव एविडेंस दैट, यहाँ पे आर आयोनाइजेशन आइसोमर। कैसे भाई, ये सल्फेट अंदर घुस गया, ये क्लोरीन को बाहर, इतनी काउंटर आयन के पास पोटेंशियल है कि इस क्लोरीन को बाहर निकाल के खुद अंदर सल्फेट घुस गया। समझ में आ गया, तो इसीलिए ये आयोनाइजेशन आइसोमर में। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा से आप लोग ड्रॉ करके देखिएगा। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ यहाँ पे। चलिए, ये एक बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गैस हम लोगों ने पहले देखा हुआ है कि लीगेंड जो होते हैं वो लुईस बेस की तरह काम करते हैं, और सेंट्रल मेटल जो होता है वो लुईस एसिड की तरह काम करता है, और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो लिखा है वर्नर वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग फीचर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बट हिज थ्योरी कुड नॉट आंसर द बेसिक क्वेश्चन लाइक। अब वर्नर की थ्योरी, वर्नर ने बताया तो था बॉन्डिंग के लिए, लेकिन इन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। जैसे वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट पजेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, की केवल कुछ सर्टेन एलिमेंट ही क्यों हैं जो केवल और केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक, अगला, वाई द बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। यहाँ पर लिखा है कि जो बॉन्ड होते हैं उनके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्यों होती है। ये वर्नर नहीं बता पाए उस समय, क्योंकि उस समय टाइम जो है बहुत ही खतरनाक था यार, इतना एडवांस नहीं था। वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कुछ ऑप्टिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर भी होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ेंगे। तो वो क्यों होता है, वो सब चीज़ें जो आप नहीं दे पाए थे, तो ये याद कर लेना कि किन किन मुद्दों की वजह से वर्नर की थ्योरी जो है वो फेल हो गई थी। ठीक, फिलहाल पढ़ते हैं थोड़ा सा, अब लिखा है तो पढ़ना है। मैनी अप्रोच हैव बीन पुट फोर्थ टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग बहुत, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या लीगेंड थ्योरीज को, लीगेंड फील्ड थ्योरी एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये कुछ ऐसी थ्योरी हैं जिनके आधार पे याद कर लीजिए, आप लोग डायरेक्टली पूछेंगे तो इससे हम लोग बॉन्डिंग के बारे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पता करते हैं। कौन कौन सी, फिर से देखो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लीगेंड फील्ड थ्योरी या मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी या मॉड जिसको बोलते हैं। ठीक, तो बीबीटी, सीएफटी, एलएफटी और एमओटी, ये सारी थ्योरी हैं जो बॉन्डिंग को डिसाइड करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा वो क्वेश्चन, कितने इसमें स्टेटमेंट सही हैं। We shall focus our attention on elementary treatment of the application of BBT and CFT to coordination compound. Elementary treatment of application of BBT and CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इस पे हम लोग फोकस करेंगे, जिससे हम लोग बॉन्डिंग को बताएंगे। बाकी कुछ चीज़ें हम लोग समझते हैं, पहले इसको देखते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटल आर आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड कैन यूज इट्स n-1d ns np or ns np and nd orbital for hybridization to yield a set of equivalent orbital of definite geometry such as octahedral, tetrahedral, square planar and so on। इन्होंने कहा इतने ऑर्बिटल का यूज करते हैं n-1d ns np और ns np nd, ये चीज़ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में ये लोग यूज करते हैं। ठीक, और यहाँ पे देख लो आप, टेट्राहेड्रल बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। दीज
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर अलाउड टू ओवरलैप विद लीगेंड ऑर्बिटल दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर बॉन्डिंग, दिस इज इलिस्ट्रेटेड। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से। अगर जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है sp3 बन सकता है, टेट्राहेड्रल बनेगा। 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो dsp2 इसको अलग, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली फिलहाल है। 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, sp3d बनेगा। 6 है तो 6 में दो केस बनेंगे, या तो sp3d2 बनेगा या d2sp3 बनेगा, दोनों के केस में ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा, ध्यान देना, ठीक। 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो उसमें दो केस बन सकते हैं, या तो sp3 यानी टेट्राहेड्रल या फिर dsp2 या स्क्वायर प्लेन बनेगा, ध्यान देना, क्लियर है। अब इसी को देख के हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे निकालने की बात करते हैं, और क्वेश्चन आप लोग निकाल ही चुके हैं, बहुत बार निकाले होंगे, ये मेरी उम्मीद। जैसे कि इन्होंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे है इस टाइप से, ये लिया है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इसके ऊपर चार्ज देख लो। चार्ज कैसे निकालोगे, x हो गया +6, अमोनिया क्या है, न्यूट्रल है, और यहाँ पे ये प्लस, अच्छा प्लस दिया है सॉरी, तो x +6 0 +3 बराबर है, प्लस ये टोटल मतलब चार्ज दिखा रहा है ना बराबर, तो x की वैल्यू मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, +3 का है। अब कोबाल्ट है, कोबाल्ट कितना होता है 27 होता है, तो कोबाल्ट को हम लोग लिखते हैं 4s2 3d7 है ना, लेकिन 3 इसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्योंकि 3 इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो 2 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकलेगा, तो ओवरऑल इसका जो अरेंजमेंट बनेगा वो क्या होगा, 3d6 बनेगा, है ना, क्या बनेगा 3d6 बनेगा। ये मैं आपको पहले करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद में ये फिगर देख लेते हैं। तो ये 3d6, तो ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, फिर क्या बनेगा 4p बनेगा। पहले इसको देख लेते हैं, d में कितने खांचे होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे थे। और अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, वो पेयरिंग करवा देगा, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अभी लिगेंड पेयरिंग वाला या अनपेयरिंग वाली बात यहाँ पे नहीं आई है। फिलहाल ये 6 इलेक्ट्रॉन भर गए, खाली कितने रहे, एक ये वाला खाली रह गया, P में 3 खाली रह गए, मतलब 1 2 3 है ना, तो sp3d2 बनेगा, है ना, एक d वाला भी तो रहेगा। ये देखो छः था, ये देखो क्या बनेगा, d2sp3 बनेगा। कैसे बन गया, समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे समझो पहले इस चीज़ को। इट इज यूजली पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म, द नॉलेज ऑफ इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक। कैसे, इन द कॉम्प्लेक्स इन द डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स CO यहाँ पे लिखा दैट कोबाल्ट आयन इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6, अभी हमने बताया था, है ना। द हाइब्रिडेशन स्कीम एज सोन इन द, अब देखो यहाँ पे गाइज एक चीज़ देखना, देखो ये चीज़ देखना, 6 पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 1 फ्रॉम ईच अमोनिया मोलिक्यूल ऑक्यूपाई द 6 hybrid orbital, thus the complex has octahedral geometry and it's diamagnetic because the absence of unpaired electron in the formation of the complex, since the inner d orbital 3d is used in the hybridization so called inner orbital या low spin या spin pair complex। ध्यान देना, इसके इतने नाम हैं। चलिए चेक करते हैं, फिर से एक बार चेक करते हैं। कोबाल्ट का हमने कितना निकाला था, +3, कितना आया था 3d6, ये देखो ये S का हो गया, ये P के 3 हो गए, है ना। तो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 6 के 6 क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, कर लिए पेयरिंग। अब देखो D में कितने, ये 3D है ना, ये 3D है, 4s है, ये क्या है 4p है, समझ रहे हो। तो देखो D में कितने खाली बचे, 2 खाली बचे, जो खाली बचेंगे वही तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ कितना खाली है 1, यहाँ कितना खाली है 3। अब जरा बता दो यहाँ पे ये कितना टोटल हो गया, D2 जो पहले मिल रहा है ना, तो D के 2 खाली मिले, फिर S मिला, तो D2S, और P के कितने मिले, 3 मिले, तो फार्मूला पूरा पर क्या बन गया,
D2sp3 बन गया। अब चूंकि इसने जो है ये इनर वाला ऑर्बिटल यूज किया है, क्या यूज किया, इनर वाला, है ना, डी क्या है, अंदरी तो है, तो इनर वाला को ऑर्बिटल यूज किया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे D2sp3। और ये कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। और चूंकि सभी देखो इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक, क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वही सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं गाइस, सारी चीज़ें देखो यहाँ पे पढ़ के देख लो। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन या स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पेयरिंग हो गई है। द पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स COFC। अब देखो ये अदर एग्जाम्पल है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये कैसा है आपका, डायामैग्नेटिक, क्या है, डायामैग्नेटिक, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसकी बात करें ये वाला, दिस इज द, ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ बना के कर सकते हो ना, कर लोगे। चलो इसका थोड़ा बना के देख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है निकल का। तो निकल पे कितना होता है, निकल 28 होता है ना, तो 4s2 3d। और कोबाल्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, मतलब पेयर करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो पहले इसके हम लोग डी के बनाते हैं, एस के बनाते हैं, पी के बनाते हैं। तो डी में कितने हैं, डी में 8 हैं, पेयर कर लेंगे। एस में कितने हैं, 2 हैं। पी में कुछ है नहीं, खाली पड़ा। लेकिन गाइज यहाँ पे एक मज़ेदार केस ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चले जाते हैं। ठीक, ये वाले इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चले जाते हैं, ये किसकी वजह से, ड्यू टू CO, कार्बोनिल। इसके पास इतनी ज़बरदस्त कैपेसिटी होती है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके और इसको ब्लैंक कर देता है। जब ये ब्लैंक हो जाएगा तो एक ये ब्लैंक मिल जाएगा, ये तो फिल हो जाएगा, और 3 ब्लैंक यहाँ मिल जाएंगे। तो आप देखो तो यहाँ पे ये S है और ये P है, 3 खाली, तो क्या बन जाएगा, sp3। इसीलिए कैसा बन गया, टेट्राहेड्रल, कैसा बन गया, टेट्राहेड्रल। और ज्योमेट्री बन गया, ज्योमेट्री कैसी हो गई इसकी, डायामैग्नेटिक हो गई। देखो यहाँ पे दिया है, सिमिलरली Ni निकल टेट्रा कार्बोनिल एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बट इज डायामैग्नेटिक सिंस निकल इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंटेन नो इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जीरो क्यों, क्योंकि x करो, x और प्लस 4, और कार्बोनिल न्यूट्रल आयन है, तो ये 4 और यहाँ पे 0, तो ये x कितना जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़, यहाँ पे गाइस करके देख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर जो बनाना हो तो आप बना के खूब इसको ट्राई कीजिए अपने आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनाने को नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आप ट्राई कीजिए अपने रूम पे बैठ के, अच्छे तरीके से इसका बनाइए। ठीक, चलिए गाइस, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, समझाना ही पड़ता है इसीलिए लंबा हो गया है। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, और कंप्लीट कर देते इसको पार्ट 3 में। ठीक है, चलिए। और हाँ, अगर जो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फिर।